नमस्कार ऑडियंस, आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस में जो कलह चल रही है, चुनौतियां चल रही हैं। एसआर के मतलब शैलजा, रणदीप और किरण मिलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के लिए भी वो चुनौती पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको चैलेंज भी करते हैं। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जसमेर जी मलिक। मलिक साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। यही पूछना चाहेंगे कि जो एसआरके की ये चुनौतियां हैं, भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो खुला चैलेंज कर देते हैं, बाप बेटे की नहीं चलेगी, अपने समर्थकों से कहला देते हैं। क्या चुनौतियां और क्या चाहते हैं हाईकमान से एसआरके? देखिए रमेश जी, आपने सही कहा। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आधिपत्य है वो निश्चित रूप से निर्विवाद है। और उसकी एक वजह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूँकि 10 साल प्रदेश के सीएम रहे हैं और उनके पास प्रदेश में वर्कर से लेकर और वोट बैंक का बहुत बड़ा ताकत है। और वही ताकत उनको कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं आधिपत्य दिए हुए है। उनकी स्वीकार्यता निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पहले कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलवाई, उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश का भी प्रभारी बना दिया है, उसी सोच के साथ कि जो फार्मूला या जो उन्होंने रणनीति कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के लिए बनाई थी, जो सफल रही थी, उसी रणनीति को मध्य प्रदेश में अपनाए। तो रणदीप सुरजेवाला को इसमें पूरा साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री किरण चौधरी का मिला है, जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की पुत्रवधू हैं। तो अब इस ग्रुप को सही नाम दिया आपने एसआरके, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। तो इस ग्रुप के सामने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का आधिपत्य है, राजनीतिक आधिपत्य है, वर्चस्व, दबदबा है, उसके सामने कहीं ना कहीं इनको लगा कि एकजुट होकर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आधिपत्य को, उनके दबदबे को कांग्रेस पार्टी में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए तीनों एक मंच पर लगभग हर मौके पर अब एकजुट होने लगे हैं। तीनों चूंकि राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, किरण चौधरी भी उनकी सरकार में रह चुकी हैं। उनको पता है, बेहतर पता है कि अगर विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले दबाव बनाया जाए कांग्रेस आलाकमान पर कि उनको भी जब टिकटों का वितरण हो तो बराबर शेयर मिले, इसलिए वो सभी एकजुट हुए हैं। जी, मैं इसी बात पे रोक रहा था। भूपेंद्र हुड्डा ने कई बार कहा है कि 2019 के चुनाव नतीजे आने के बाद कि केवल 6000 वोट और कुछ टिकटें सही बच जाती तो सत्ता किसी और की होती, भाजपा की बजाय। तो उस टाइम जो 31 एमएलए थे, आज वो 30 रह गए हैं। कितनी टिकटें शैलजा को मिली थी, कितनी रणदीप को, और कितनी किरण चौधरी, और कितने उनके एमएलए जीते थे? और भूपेंद्र हुड्डा का तो सबको पता, 29 एमएलए उन्हीं के थे। जी रमेश जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल किया है। सही बात है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो निर्वाचन आयोग ने चुनावी नतीजे जारी किए थे 2019 विधानसभा चुनाव के, उनके आधार पर कहा है कि अगर हमें लगभग 6000 वोट और मिल जाती कांग्रेस को तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। जहाँ तक शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी के ग्रुप का सवाल है, तो उनके पास प्रदेश में 2019 में वो चेहरे नहीं थे जिनको वो चुनावी मैदान में उतरवा कर उनको जीत दिलवा सकें। तो इसलिए उनके पास, चूँकि किरण चौधरी खुद जीत गई, कुमारी शैलजा ने चुनाव नहीं लड़ा और रणदीप सुरजेवाला खुद कैथल से चुनाव हार गए, उसके बाद वो जींद उपचुनाव भी हार गए। उसके बाद उससे पहले वो जींद उपचुनाव भी हार गए थे। अब वो तीनों चूंकि जानते हैं 2019 में जो राजनीतिक माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं था। अब चूंकि प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की बयार महसूस की जा रही है राजनीतिक गलियारों में, तो उसको देखते उनको लगता है कि अब की बार कांग्रेस सत्ता में, उनको आने का पूरा भरोसा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। और कांग्रेस सत्ता में आती है तो निश्चित सवाल वो भी रह गया, किसके कितने एमएलए जीत कर आए थे, कितनी टिकटें मिली थी? रमेश जी, किरण चौधरी, मैंने बताया ना, किरण चौधरी केवल खुद जीत पाई, रणदीप सुरजेवाला खुद भी नहीं जीत पाए, शैलजा विधानसभा नहीं पहुंच पाई। नहीं, मैं नहीं मानता कि कुमारी शैलजा के शमशेर गोगी को छोड़ दे असंध से हैं, वो जीत कर आए निश्चित रूप से। बाकी जिन जो टिकटें दिलवाई गई थी, जैसे कुमारी शैलजा को कुछ टिकटें हिसार डिस्ट्रिक्ट में मिली थी, तो नहीं जीत पाए वो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चुनौती भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं।
लेकिन रणदीप सुरजेवाला जहाँ भी रैली करते हैं, उनके समर्थकों की जो भी मीटिंग लेते हैं, वहाँ पर वो 10, 12, 14 जिलों तक अटक जाते हैं। तो पूरे हरियाणा में फिर वो कैसे हक मांग रहे हैं? वो खुद बोलते हैं कि ये 14-15 जिले इनको समझना होगा, उनका बेटा हूँ, भाई हूँ। जबकि हुड्डा पूरे हरियाणा को लेते हैं। देखिए तो रमेश, कहीं ना कहीं रणदीप यहाँ खुद को एक दायरे में तो नहीं। देखिए रमेश जी, रणदीप सुरजेवाला का कद राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की निश्चित रूप से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद काफ़ी बढ़ गया है। और वो अपने एक स्ट्रेंथ मानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ जींद, कैथल, हिसार, इसके एडजॉइनिंग जिले कुरुक्षेत्र को भी वो मानते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं कि मुझे उनकी जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे उनको टिकटें दी जाएं, और वो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने साथियों को अपनी तरफ से आगे भी किए हुए हैं कि मेरे ये साथी हैं, इन पे टिकट दिलवाने के लिए उनका पूरा प्रयास होगा। और रणदीप सुरजेवाला इस बात को बेहतर जानते हैं कि 2005 में अगर बीरेंद्र सिंह सीएम नहीं बन पाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बीरेंद्र सिंह का समर्थन करने के लिए एक भी विधायक नहीं था। तो रणदीप सुरजेवाला को बेहतर पता है, अगर उनके कम से कम 1 दर्जन समर्थक विधायक चुनकर नहीं आए हैं तो मुख्यमंत्री के पद पर उनका दावा मजबूत, उतना मजबूत नहीं रहेगा। भले वो ठीक है कांग्रेस का आला कमान के नज़दीक है, वो एक अलग बात नहीं। मैं मानता हूं कि कुमारी शैलजा के पास भी पूरे हरियाणा में, मैं अगर ब्रॉड माइंड से भी देखा जाए तो उतने विनिंग चेहरे नहीं हैं जितने विनिंग चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के पास सिटिंग एमएलए ही लगभग 27 एमएलए उनके साथ खड़े हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा इस रूप में तो बहुत भारी है। किरण चौधरी जी कहाँ हैं इस लड़ाई में? देखिए रमेश जी, किरण चौधरी जी भले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम चलाया हुआ था और अब उन्होंने एक मिलन समारोह जो शुरू किए हैं, जो जींद में भी अगले महीने है, तो कुमारी किरण चौधरी ने प्रयास किया कि वो इनके समानांतर वो रोहतक भी गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में भी गई, जींद में भी वो आई थी। जींद में उन 2 चेहरों को लेकर आई थी साथ में, एक सुभाष बत्रा और एक वो किलोई से जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, उनको लेकर आई थी। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ रहे हुए उनके पिटे हुए चेहरे हैं। तो किरण चौधरी का मैं ये मानता हूँ कि वो चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत थी, उनके पति सुरेंद्र सिंह की जो विरासत थी, वो सहेज कर नहीं रख पाई हैं। मैं मानता हूँ कि भिवानी से बाहर किरण चौधरी किसी उम्मीदवार को अपने दम पर जितवाना तो दूर 10,000 वोट दिलवाने की स्थिति में कम से कम आज की तारीख में नहीं लगती। ये चुनौतियों का दौर कब तक चलेगा? मुझे ये भी लगता है कि जब चुनाव आएंगे तो इनको चुप कर दिया जाएगा। देखिए रमेश जी, ये चुनौतियों का दौर जब तक टिकट वितरण नहीं होता, पहले लोकसभा चुनाव में पता लगेगा कौन कितने उम्मीदवार उतारता है या किसके समर्थक को कितनी टिकटें मिलती हैं। लोकसभा चुनाव तय करेंगे। विधानसभा चुनाव चूंकि ज़्यादा संभावना बाद में होने की है लोकसभा के, तो विधानसभा चुनाव के समय फिर एक ताकत शक्ति परीक्षण इनके बीच होगा, SRK और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बीच, कि कौन कितनी टिकटें ले पाता है। और उसी से लगभग साफ हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, मतलब चीफ मिनिस्टर का दावेदार कौन होगा कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ये तीनों है जो SRK, इनमें से लोकसभा चुनाव में कौन कौन उतर सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए रमेश जी, अगर कांग्रेस आला कमान को, मुझे नहीं पता कांग्रेस आला कमान के दिमाग में क्या है, अगर कांग्रेस आला कमान को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की जो गुटबंदी है उस पर कुछ लगाम लगानी है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत हद तक वो सफल हो पाएंगे, तो मैं मानता हूँ इन तीनों को चुनावी मैदान में उतार दें, तीनों को लोकसभा चुनाव लड़वा दें। और हुड्डा परिवार तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में उतरेगा, उसको उतारेंगे। चारों को उतार दें, अपने आप पता लग जाएगा। लोग फैसला कर देंगे कौन किसके साथ खड़ा है, किसके साथ कितना वोट बैंक है, कितना जन समर्थन है। और ये एक बड़ा पैमाना होता है, चुनाव ही तय करते हैं किसकी स्वीकार्यता किस वर्ग में कितनी है, और वहीं से मतलब नेतृत्व भी तय होता है कि भाई नेतृत्व के गुण किस में कौन कितना आगे जा पाता है। जी चलिए ऑडियंस, ये थी कांग्रेस में जो चुनौतियां का दौर चल रहा है। रमेश जी, इसी में मैं एक और कुछ सप्लीमेंट जोड़ना चाहूँगा। विपक्ष में जो कांग्रेस विरोधी दल है या और जो भाजपा है जो सत्तारूढ़ दल है और खुद जेजेपी, अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि कांग्रेस की तो दाल जूतियों में बन रही है। ओम प्रकाश धनखड़ से लेकर सीएम मनोहर लाल तक कहते हैं कि कांग्रेस अपना ही घर नहीं संभाल पा रही तो प्रदेश को क्या संभालेगी। मतलब कांग्रेस की गुटबंदी को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता भी हैं,
वो कांग्रेस की इस गुटबंदी को कांग्रेस की ताकत बताते हैं। जी। उसके पीछे जो लॉजिक मुझे समझ आता है, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला चूंकि बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन हो चुके हैं, तो उनके पीछे उनका लॉजिक 2005 के विधानसभा चुनाव को रख के चलते हैं। जी। 2005 में रमेश जी जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तब चौधरी भजनलाल, वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, ये 4 बड़े चेहरे थे। और अहिरवाल में राव इंद्रजीत भी खुद को कहते थे कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, क्योंकि वो 5 थे तो वो अहिरवाल से आते हैं। सोनिया गांधी तक ये बातें गई थी कि 5 लोग चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, तो सोनिया गांधी ने सभी को खुद ही छूट दे दी। अहिरवाल में राव इंद्रजीत सीएम बन जाओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक बेल्ट में बन जाओ, रणदीप सुरजेवाला नरवाना बेल्ट में, जींद बेल्ट में बन जाओ। भजनलाल चूंकि चीफ मिनिस्टर बहुत रह चुके थे, तो उन्होंने उनको भजनलाल को भी खुद ही छूट दे दी। और कांग्रेस की जो गुटबंदी थी ना, वो सब खुद को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में जुट गए, बम्पर, और वो जुट गए तो उनको बम्पर जीत। पहली बार कांग्रेस को इतना पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता मिली थी। तो रणदीप सुरजेवाला जब यह कहते हैं तो उनके पीछे यही है कि वो जो गुटबंदी जिसको बोलते हैं वो हमारी ताकत है, कहीं ना कहीं वो उसको अपनी ताकत मानते हैं। चलिए, ये फैसला जनता करेगी कि इस बार वो 2005 वाली गुटबंदी ताकत बनती है या वो कमजोरी बनती है, ये इस पर डिपेंड करेगा। चलिए, बहुत अच्छे व्यूज दिए इन्होंने कि कांग्रेस की गुटबंदी उनके लिए एक बार बहुत बड़ा हथियार बन चुकी वरदान है। साबित होती है कई बार। और अब देखते हैं ये चुनौतियों का दौर ऐसे ही चलेगा। इस बार भी कांग्रेस हाईकमान उनको खुली छूट देगी या लगाम लगाएगी, ये भविष्य की बात है। मलिक साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपनी बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।